तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.7 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो आज का वीडियो सिर्फ हम इसमें ये टॉपिक और इसका सब टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इसका सब टॉपिक चार्टो है, ठीक है, 1 2 3 4, उसको एक एक करके अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमारे 3 और सब टॉपिक्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक में हम मोल कंसेप्ट को कवर करेंगे और उसके बाद फिर आगे में जो परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह दिया हुआ है और एक और छोटा सा टॉपिक है उसको एक वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, देर नहीं करते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं क्या है ये। तो 1.7.1 जो है वो है एटॉमिक मास। देखो ये सारा चीज हम 7 क्लास 8 क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि तुमको कहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख जाता होगा, कोई एलिमेंट का सिंबल लिखने के बाद क्या चीज दिखता होगा, वहां पे एटॉमिक मास उसका लिखा हुआ है। तो ये एटॉमिक मास है क्या और ये कहां से आया है, इसका पूरा हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखो पुराने जमाने में क्या होता था, मतलब कि आज के 200 साल पहले लोग कैसे एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते थे। तो इसका तरीका था सीधा साधा कि वो एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम की तुलना करते थे और उसके रिलेटिवली वो वेट निकालते थे, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड एटम मानने लगे और उसके मास को असाइन कर दिए 1 बिना किसी यूनिट के, ठीक है। चूंकि वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था तो हाइड्रोजन को उन्होंने मास असाइन कर दिया 1। लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के जमाने में क्या हुआ है कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया है। जैसे पहले के जमाने में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते थे, वैसे अभी के जमाने में कार्बन 12। अब कार्बन 12 क्या होता है, ये सारा चीज देखो अभी तुमको डिटेल से समझने का समय अभी नहीं है, ये सारा चीज तुम 9th और 10th में पढ़े होगे। ये एक आइसोटोप है, कार्बन का एक आइसोटोप है। 3 आइसोटोप्स जनरली हम लोग जानते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। अगले टॉपिक में जस्ट अभी हम उसको देखेंगे। लेकिन समझो कि कार्बन 12 एक जो कार्बन का आइसोटोप है, इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है और इसी के रिलेटिव हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आज के जमाने में एक एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन करते हैं कि कार्बन 12 जो है उसका जितना मास है उसका 1/12 मास को हम कहेंगे 1 AMU, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोई पूछे कि 1 AMU क्या होता है, इट इज 1/12 ऑफ द C12 कार्बन एटम। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को हम कहते हैं ये 1 AMU, ठीक है। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, और जो कि 1/12 कार्बन का कितना आता है देख लो, 1.66056 इंटू 10⁻⁻²4। अब तुमको याद होगा कि हम पिछले के कुछ वीडियोस में, जो लोग नहीं पढ़े हो जाकर के देख लो, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टॉपिक में हम कवर किए थे। तो हम देख रहे थे कि हम उस समय भी बताए थे कि देखो केमिस्ट्री में क्या है ना कि हमें चीजों को, वेट को बहुत कम क्वांटिटी में लेकर के चलना है। तो बहुत कम क्वांटिटी में लेने के लिए हमको उसको इस तरीके में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ता है, n इंटू 10⁻n के। तो देखो इतना कम 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कितना कम वेट है ये तो तुमको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। पता चलने का तो बात छोड़ ही दो। तो ये 1 AMU का वैल्यू होता है। और पुराने जमाने में जो मास एक हाइड्रोजन एटम का जो उन्होंने कैलकुलेट करके रखा था वो एक्चुअली में था 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखो AMU के टर्म्स में, चूंकि अभी यही एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम एटम्स के मास को कैलकुलेट करते हैं, तो हाइड्रोजन का मास AMU के टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो भी हाइड्रोजन का मास है उसको AMU के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 1.0080। देखो घबराने वाली बात नहीं, हम इसको कभी भी इतना लंबा हम लेकर के यूज नहीं करते हैं मास। हम जनरली 2 से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेते हैं। तो अगर तुम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट भी लोगे तो 1.0, फिर 3 लोगे तो 1.00। कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का मास को हम 1 लेकर के चलते हैं, इसी वजह से, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, आजकल के जमाने में ये एटॉमिक मास यूनिट को, चूंकि AMU 3 लेटर्स का है ना, इसको शॉर्ट करने के लिए सिर्फ U से रिप्लेस कर दिया गया है। U इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। तो बस एटॉमिक मास में इतना ही चीज बताया गया है आपके बुक में, और इसी चीज को बस आपको समझ करके और मेमोराइज करके रखना है, बस, और कुछ भी नहीं। दूसरा टॉपिक है 1.7.2 एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना
पीरियोडिक टेबल जब भी तुम देखोगे ऐसा, तो वहां पे तुमको साइड में जिस जगह पे एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है नीचे में उसका मास लिखा हुआ होता है। तो एक्चुअली में वो मास आया कहां से और वो मास है क्या? वही मास होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो मास कहें या एवरेज एटॉमिक मास कहें, दोनों में फर्क है, समझो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास कहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर आइसोटोप के मास की बात कर रहे हैं, बस एक पर्टिकुलर आइसोटोप के मास की बात कर रहे हैं। और अगर हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं तो याद रखना वहां पे क्या होता है कि एक एलिमेंट का जितना भी पॉसिबल आइसोटोप्स है, ठीक है ना, और उसका जो रिलेटिव अबंडेंस है उसका मास से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। बात को समझने के लिए क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। यहां पे हम लिए कार्बन का आइसोटोप, तो ये कार्बन का 3 आइसोटोप यहां पे दिया हुआ है और यही पॉसिबल आइसोटोप है जो कि पाया जाता है ना नेचर में। तो एक है 12C, 13C और ये 14C। रिलेटिव अबंडेंस, मान लो कि कोई एक चीज है, कोई एक कुछ भी चीज है, एक पत्थर है मान लो, इस पत्थर में कितना, अगर इसमें कार्बन पाया गया तो कार्बन 12 कितना परसेंट पाया गया, कार्बन 13 कितना परसेंट पाया गया और कार्बन 14 कितना परसेंट पाया गया। तो तुम देखो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि ये देखो 98%, 98.892% किसी भी कंपाउंड में नेचुरली जो पाया जा रहा है उसमें इतना परसेंटेज इसका पाया जाता है कार्बन का, कार्बन 12 का। तो ये मोस्ट अबंडेंट कार्बन जो हमको मिलता है ये है। लेकिन ऐसा नहीं, और भी कार्बन में मिलते हैं, देखो 13 से भी मिलता है 1.108%, और उसके बाद देखो 14C सबसे कम पाया जाता है नेचुरली, 2 × 10⁻⁻10, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में साइंटिस्ट लोगों ने जो इनका मास AMU में डिफाइन किया है, ये एटॉमिक मास जिन्होंने डिफाइन किया है, जो कैलकुलेट किया मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, वो ये रहा। कार्बन 12 का मास है 12, कार्बन 13 का 13.0035 और कार्बन 14 का 14.0031। तो अब देखो क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। एक एलिमेंट का जितना भी सारा आइसोटोप होगा, जितना भी आइसोटोप है, सारे के आइसोटोप का जो रिलेटिव अबंडेंस है और उसके रिस्पेक्टिवली जो भी एटॉमिक मास मींस उनका वेट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट आता है, देख लो, इससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको, रिलेटिव अबंडेंस से हम एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस से एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आता है 12.001। तो याद है, याद आया कि हम कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं, 12 ही लिखते हैं। तो ये 12 एक्चुअली में आया कहां से, तो ये ऐसे आता है। तो याद रखना कि किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो उसके आइसोटोप्स का मासेस का एवरेज होता है, ठीक है। तो अब एक अगला टॉपिक है 1.7.3 मॉलिक्यूलर मास। देखो एटॉमिक मास में हम एटम का मास कैलकुलेट किए, मॉलिक्यूलर मास में हम एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मॉलिक्यूल्स के क्या हो सकते हैं, H2O, मीथेन हो गया, ठीक है। तो SO2, CO2, ये सारी चीज ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स का मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, फॉर्मूला मास, ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इसलिए आओ समझते हैं कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर में जितना भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स का सम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जितना उसका एटम्स मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करके हम, और सारे के सारे एलिमेंट्स का हम सम अप को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हुआ है मीथेन का, तो मीथेन में देखो कौन से दो एटम्स मौजूद हैं, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। कार्बन का कितना एटम मौजूद है, एक मौजूद है। हाइड्रोजन का कितना एटम मौजूद है, 4 मौजूद है। तो कार्बन का एक एटम मौजूद है ना, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, अभी हमने देखा था, ये होता है 12.011,
और कितना ठो एटम्स मौजूद है। सो देखो नंबर ऑफ एटम्स से एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स 1 और एटॉमिक मास हो गया 12.011, इसको मल्टीप्लाई किया। और दूसरा कौन सा एटम यहां पे मौजूद है, तो दूसरा एटम यहां पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, हाइड्रोजन का 4 एटम्स है। तो 4 एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.008। तो हम 1.008 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों के एटम्स को हम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला यहां पे, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आता है 18.024। ठीक है, फिर से समझो, देखो बात को बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आता है, बैक क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है, जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको नजर आएगा। तो यहाँ पे देख लो फिर से, अगर एक मीथेन है तो मीथेन में इसका फॉर्मूला, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे CH4। तो CH4 में देखो कार्बन कितना एटम है, एक एटम है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, वो होता है 12.011 एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, उसको आगे चल करके या फिर नॉर्मली टर्म्स में हम एवरेज एटॉमिक मास को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो एक एटम मौजूद है, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा देखो हाइड्रोजन का 4 एटम्स मौजूद है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.008 से, तो इसका रिजल्ट आता है 18.024। ठीक है, तो ये हुआ। एक लास्ट टॉपिक है फॉर्मूला मास। देखो फॉर्मूला मास मतलब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बस उसमें जितना भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, देखो NaCl एग्जांपल के लिए हमने लिया है, तो उसमें कितना एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक सोडियम है एक क्लोरीन है। सोडियम का फॉर्मूला Na और क्लोरीन का सिंबल Cl। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है 23.0 एवरेज एटॉमिक मास, और क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 35.54। तो बस हमने इन दोनों को जोड़ दिया और हमारा आया 58.54। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक था। कितना इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है। जितना सारा आपको यहाँ पे नोट्स और डाटा दिखाई दे रहा है, आप इनको कॉपी डाउन कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक था। इसके बाद जो अब हमारा टॉपिक है ना, मोल कंसेप्ट, पूरा मुद्दा जो है, सब बच्चे जनरली हम देखते हैं कि इस चैप्टर में अगर कुछ ढूंढेंगे तो सिर्फ वो मोल कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, नहीं, उसके पहले आपको ये सारा चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा ऐसा चीज है ना जिसको कि आप एक बतौर रिवीजन सिर्फ अगर आप एक बार देख लो तो बस उतना ही काफी है, आपको इसको याद करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। वैसा चीज ही नहीं है जिसको कि याद किया जाए, इसको बस एक बार देखने की जरूरत होती है। और बच्चे जनरली देखते नहीं, सीधे मोल कंसेप्ट पे छलांग लगाएंगे, सर ये फाउंडेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सर ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो है ना भाई, है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लो कि खाने में दाल चावल मिल गया तो क्या चटनी सब्जी को छोड़ दोगे? उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि बेसिकली मेन एनर्जी तो चावल डाल देता है ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद।